गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग टोपी शुक्ला की कहानी के विषय में पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि सेकंड पार्ट में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार टोपी की पिटाई हुई थी अम्मी शब्द का उच्चारण करने पर। उसने अपनी माँ को अम्मी शब्द से संबोधित किया था। सब एकदम से उसके प्रति नाराज हो गए थे और उन्होंने प्रश्न किया था कि तुमने किसी मियाँ के बच्चे से दोस्ती कर ली है क्या। टोपी की बहुत पिटाई हुई। टोपी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और बहुत दुखी था वो। जब वो स्कूल गया, इस घटना के बाद जब वो स्कूल गया और इरफान से मिला तो उसने उसे सारी बात बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर, ज्योग्राफी का पीरियड छोड़कर बाहर आ गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे। बात यह थी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। बाहरी किसी चीज को खाता नहीं था इरफान। टोपी तो इरफान ने उसके लिए केले खरीदे। ऐसा ना हो सकता है कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। कितना मासूम सा प्रश्न है। उसका हृदय व्यथित था अपनी दादी के व्यवहार से और वो पसंद भी नहीं करता था, नफरत करता था अपनी दादी से। और उसको इरफान की दादी बहुत पसंद आती थी। उसने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपनी दादी बदल लें। मासूम सा मन। तोहरी दादी हमरी घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोलियों तू ही लोगन को बोल थी। ये नहीं हो सकता, इरफान ने कहा। दादी नहीं बदल सकती। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे। देखिए छोटे बच्चों की बातचीत, वो लोग दादी बदलने के लिए सोच रहे हैं। तो उसने कहा इरफान ने कि हमारे अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तू हम में एक ठो दादियों ना दे सकते हो? उसने कहा तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकते हो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इरफान ने कहा कि मेरी दादी सिर्फ मेरी दादी नहीं, मेरे अब्बू की माँ भी है। ये बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेंगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी की मृत्यु हो गई, मर गई। इरफान चला गया। टोपी अकेला रह गया। वो मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वो इरफान के घर गया तो वहां पर सन्नाटा था। घर भरा हुआ था, बहुत सारे मेहमान थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे परिचित थे। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। बहुत जुड़ा हुआ था टोपी इरफान की दादी से, तो उसको पूरा घर खाली खाली लग रहा था। जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था और उसने दादी के हजार कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन चीजों का पाबंद नहीं होता, खाना पीने से कोई संबंध नहीं होता। उसको बहुत स्नेह था। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध स्थापित हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह से न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों बच्चों को समझने वाला कोई नहीं था। मासूम से बच्चे थे, उनके हृदय की भावनाओं को समझना ना कोई चाहता था और ना कोई समझता था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। और एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। तो देखिए 72 बरस की इरफान की दादी थी और टोपी की उम्र थी 8 साल। मगर दोनों में बहुत ज्यादा समानता थी, बहुत ज्यादा मित्रता जैसी स्थिति थी। रिश्ते की एक मिठास थी। तो टोपी के मन में क्या आया कि अगर इरफान की जगह हमारी दादी मर गई होती तो कितना अच्छा होता।
फिर क्या हुआ कि टोपी ने इरफान को पुरसा दिया। पुरसा अर्थात सांत्वना दी। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि वो अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती हो। बदली अर्थात ट्रांसफर होता। 10 अक्टूबर सन 1945 को यूं तो कोई महत्व नहीं है, किसी और के जीवन में महत्व नहीं होगा, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है। टोपी के अपने जीवन के इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। उनका ट्रांसफर हो गया, मुरादाबाद में चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े दिन बाद ही ये तबादला हो गया था, ये ट्रांसफर हो गया था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया। क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। जो दूसरे कलेक्टर आए ट्रांसफर होकर के, वो थे ठाकुर हरिनाम सिंह और उनके 3 बच्चे थे, 3 लड़के थे, उसमें से कोई भी टोपी का मित्र नहीं बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, नीलू बहुत बड़ा था, 3 बच्चे थे, और गुड्डू था तो बराबर का, लेकिन उसकी भाषा अलग थी, वो लगातार अंग्रेजी बोलता था और कोई भाषा ही नहीं बोलता था। तो यह बात भी थी कि उन तीनों का को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। एक दम्भ था, एक उनमें ईगो था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, टोपी से किसी ने मित्रता नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे क्योंकि टोपी उस घर में आता जाता रहता था पहले से, इसलिए वह बंगले में चला गया। नीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। टोपी के मुंह पर चोट लगी, उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउ इज दैट? हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वो बेचारा केवल ये समझ सका कि जब हाउ इज दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। ही इज योर फादर? ये सवाल गुड्डू ने किया। हु इज योर फादर? गुड्डू ने सवाल किया। तो भृगु नारायण। नीलू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर है। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी तो आ ही गई थी, बट ही लुक्स सो क्लमजी, नीलू बोला। ए, टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। ओह यू, नीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, फिर वो गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शिश्कार दिया। अल्सेशियन कुत्ते को उसकी तरफ दौड़ा दिया। पेट में 7 सुइयां भूकी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि वह आखिर करे तो क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई थी। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, जिसका मन करता वही अपने काम के लिए उसको डांट दिया करता था। टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना आ गई, सीता की टोपी के लिए और टोपी की सीता के लिए। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, शिकायत करने पर बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया कि बहस मत किया करो। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। जाड़े के दिन में क्या हुआ, मुन्नी बाबू के लिए बड़ा नया कोट आया, भैरव के लिए नया कोट बना, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। बीच का बच्चा था, वो मझला था, तो छोटे के लिए कोट आया, कोट बना ठंडक के दिन के लिए,
बड़े के लिए कोड बना और बीच वाले के लिए कोई आवश्यकता नहीं समझी गई। प्रायः ऐसे देखने को आता है कि छोटे को लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़े को बहुत प्यार करते हैं और मझले बीच वाले बच्चे की भावनाओं को समझने की कोई कोशिश नहीं करता है। क्योंकि वो ना तो छोटे का प्यार पा पाता है और ना ही बड़े का बड़प्पन पा पाता है। इसलिए वो थोड़ा-सा अपने को नेग्लेक्टेड, अपने को लगता था कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था अपने लिए बना हुआ कोट, तो फिर भी बना तो उन्हीं के लिए था। तो टोपी को क्या लगा कि हमको उतरन दे दी गई है और उसने उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को वो कोट दे दिया। वो बच्चा खुश हो गया उस कोट को पाके। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती कि जो उसने पहन ली है, इसलिए तय हुआ कि टोपी जड़ा खाए। टोपी को कोई और कोट नहीं दिया जाएगा, कोई और कोट नहीं बनवाया जाएगा और जो टोपी को मिला है बिना कोट के ही जाड़ा अपना बिताए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। दादी उसकी बोली, आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। दादी ने से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताका हम इनकी पूजा करें? उसको भी गुस्सा आ रहा था। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। दादी की आदत थी कि तृप्त हो जाती थी जब वो टोपी को पिटाई करवा लेती थी। तू 10वां में पहुंच गई बा, सीता ने कहा। तुम्हें दादी से टर्राव के तना ना चाहिए, तुमको दादी से बहस नहीं लड़ानी चाहिए। 10वीं क्लास में आ गए हो, 10th में आ गए हो, किनु वो तुम्हार दादी बाड़ी, वो तुम्हारी दादी है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि वह 10वीं में पहुंच गया, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत परिश्रम करना पड़ा था। 2 साल तो वो फेल ही हुआ। 9वीं में तो वह सन 49 में ही पहुंच जाता, परंतु 10वीं में वो सन 52 में पहुंच सका। क्यों हुआ, क्यों ये गैप आया, इसके बारे में भी टोपी के बारे में बताया गया है। जब वो पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में 12th क्लास में फर्स्ट आए और भैरव 6th क्लास में। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया। वो बहुत रोया, सबने उसको खूब ताने मारे और वो खूब रोया। बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था, मूर्ख था। वो काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वो पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू का कोई काम निकल आता, कोई ना कोई काम बता देते, या कभी राम दुलारी ऐसी चीज मंगवाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। ये सब कुछ ना होता तो भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले थे। अर्थात बड़ा भाई कोई काम बताता, नहीं तो माँ कोई काम बताती और नहीं तो छोटा भाई उसकी कॉपियों के पेज फाड़ करके उनके हवाई जहाज उड़ा डालता। अर्थात उसको कोई पढ़ने नहीं देता था, ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख था। दूसरे साल, एक साल तो इसलिए फेल हो गया कि पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता था, और एक साल क्या हुआ, उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वो 3rd डिवीजन में पास हो पाया। ये 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। तो जब उसका 3rd डिवीजन आया तीसरी बार में, तो उसके लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय बन गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस कारण से उसकी 3rd डिवीजन आई। 149 में वो अपने साथियों के साथ था, वो फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वो रह गया। सन 50 में भी उसे उसी दर्जे में, उसी क्लास में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। अर्थात जो पिछले क्लास के बच्चे थे वो आगे आगे थे, उनके साथ उसको बैठना पड़ा। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। जो पीछे छोटे क्लास के बच्चे जब बड़े क्लास में आ जाते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप होता है, और जो फेल हुआ हुआ बचा हुआ बच्चा होता है उसका उसका साथी कोई बनना पसंद नहीं होता करता, क्योंकि वो बड़ा हो चुका होता उम्र में। उसके दोस्त 10वें में थे, वो उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। अपने क्लास में जो बच्चे थे अब उससे उनकी दोस्ती नहीं हो सकी। वो अपने बैच के बच्चों के साथ ही खेलता, यद्यपि वो क्लास में आगे निकल गए थे। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते,
जब भी पढ़ाई में कमजोर बच्चों की बात होती तो जो टीचर थे वो किसका उदाहरण देते? टोपी शुक्ला का उदाहरण देते कि पढ़ाई में कितना कमजोर है। क्या मतलब है? साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? तो जब टीचर किसी बच्चों को डांटते तो क्या उदाहरण देते कि साम अवतार या बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहोगे क्या? ये सुनकर सारा क्लास हंस पड़ता। हंसने वाले वे ही होते जो पिछले साल 8वीं में थे। जो नया बैच आया और रहता उस क्लास में वही हंसते थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में उसे 90 दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लोंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। गीली मिट्टी का पिंड। तो क्योंकि 10th क्लास में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वीं वाले 10वीं में थे, 7वीं वाले उसके 7th क्लास के बच्चे जो थे वो उसके क्लास में आ गए। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, अर्थात बाकी बच्चों की तो उम्र कम थी और टोपी की उम्र ज्यादा थी, तो वो उसको लगता कि मैं कोई बहुत उम्र का बच्चा बैठा हूँ, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है इनके साथ में, बूढ़ा दिखाई देता। वो अपने भरे पूरे घर में की तरह स्कूल में भी अकेला हो गया। उसकी भावनाएं समझने वाला कोई नहीं था, घर में उसकी भावनाएं समझने वाला कोई नहीं था। स्कूल में क्लास के बच्चे उसकी उम्र के बराबर के नहीं थे, जो उसकी उम्र के थे वो आगे की कक्षाओं में निकल गए थे। तो इस तरह अकेलेपन ने उसको घेर लिया था, न केवल स्कूल बल्कि घर में भी वो अकेला था। मास्टर ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मास्टर लोग, टीचर लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वो हाथ उठाता भी तो कोई टीचर उससे पूछता नहीं, अर्थात वहां भी टीचर भी उसकी अवहेलना कर रहे थे। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे, तुम 3 साल से एक ही किताब पढ़ रहे हो तो तुमको रट गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पाठशाल पूछ लूंगा। मतलब ये बच्चे इम्तिहान देंगे 10th का और तुमसे नेक्स्ट जो बीत जाएगा सब साल तो पूछ लूंगा, क्योंकि तुमको तो इसी क्लास में रहना है। टोपी इतना शर्माया, इतना लज्जित हुआ कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वो बिल्कुल मर गया, संवेदनाहीन हो गया। वो बहुत दुखी था। जब वो पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वाहिद ने रेसेज में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला गया। अब्दुल वाहिद उसके क्लास का एक बच्चा था। उसने ब्रेक के समय, उसने खाने के समय क्या व्यंग किया। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अब अबे तो हम लोगन में का घुसता है, तुम हम लोगों के बीच में क्यों आते हो? 8th वालन से दोस्ती कर, 8वीं कक्षा के बच्चों से दोस्ती करो। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहेगा हुए। ये बात टोपी के दिल के आर पार हुई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। लेकिन बीच में क्या व्यवधान आ गया? चुनाव आ गया। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए इलेक्शन में। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसमें कोई कैसे पढ़ लिख सकता है? वो तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, अर्थात हार गए, इतने भी वोट नहीं मिले कि उनकी जमानत जब्त ना होती, तो घर में सन्नाटा हो गया और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर है। वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता है कि घर का वातावरण गमगीन हो और ऐसे में पढ़ाई करे। इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। दादी ने भी व्यंग किया। दादी ने उसकी परिस्थितियों को नहीं समझा, दादी ने उसके दुख को नहीं समझा, दादी ने उसके अकेलेपन को नहीं समझा, दादी ने ये नहीं समझा कि इलेक्शन के कारण घर का माहौल कैसा था, बल्कि उन्होंने भी व्यंग करने से नहीं छोड़ा। भगवान नजरे बद, बुरी नजर से बचाए। रफ्तार तुम्हारी बहुत अच्छी है, तीसरा साल और तीसरे साल भी तुम 3rd डिवीजन में पास हो गए। तो ये था पाठ टोपी शुक्ला।
कि इसमें बताया गया है इस पाठ में कि किस तरह घर में भी सबके बीच रहते हुए भी कोई बच्चा कैसे अकेला रह जाता है, कैसे उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता है। ठीक वही स्थिति उसकी स्कूल में थी, मित्रों के बीच में थी, अपने सहपाठियों के बीच में थी, क्योंकि वो 2 साल से 3 साल से लगातार फेल हो रहा था और हर साल एक नया बैच आता था, तो उसमें वो सबसे उम्र-दराज बच्चा था। किसी के साथ वो बात नहीं करता था। उसे लगता था कि मैं कितना अकेला हूँ, अपने दिल की बात किससे करूँ और ना तो घर और ना तो बाहर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसका एक मित्र था जिसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया था इरफ़ान का। तब से उसने सोचा था कि किसी ऐसे बच्चे से दोस्ती नहीं करूँगा जिसका ट्रांसफ़र हो जाता हो, जिसकी बदली हो जाती हो। तो बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है राही मासूम रज़ा की। उन्होंने टोपी शुक्ला की भावनाओं का इतना सुंदर चित्रण किया है, उसके अकेलेपन के बारे में बताया है और यदि हम देखें तो बहुत से घरों में बच्चे अकेले रहकर ही आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हम उनको सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, उनको हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी किताबें दिला रहे हैं, अच्छी सुविधाएँ दे रहे हैं, उनको मोबाइल दे रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं। लेकिन बच्चा जब अकेला महसूस करता है, तो आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये इस पाठ से हमको कम से कम इतना तो सबक मिलता है कि घर में बच्चे के करीब रहने का प्रयास करें, बच्चे की भावनाओं को जानने का प्रयास करें। यदि कहीं कोई रुकावट आ रही है उसके आगे बढ़ने में, कहीं रुक रहा है, तो उसको भी जानने का प्रयास करें। तो ये थी टोपी शुक्ला की कहानी।